जय हिंद दोस्तों। आज के इस इम्पॉर्टेंट लेक्चर में हम सभी डिस्कस करने वाले हैं 21 जून 2025 के करंट अफेयर्स को। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जोड़ देखिएगा। तो चलिए बिना देरी किए डिस्कस करते हैं पहला और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन क्या है, WEF ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2025 में भारत की रैंक क्या है। तो अभी जो एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2025 रिलीज किया गया है, इसमें भारत की रैंक है 71। दोस्तों, यह सूचकांक ये बताता है कि कोई देश कितनी सफलता से पारंपरिक ऊर्जा यानी कि कोयला या पेट्रोल से हरित व स्वच्छ ऊर्जा यानी सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा या जल ऊर्जा की ओर बढ़ रहा है। इस इंडेक्स को किसने जारी किया है? विश्व आर्थिक मंच ने यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने इस इंडेक्स को जारी किया है। इस इंडेक्स में 118 देश शामिल किए गए थे, जिसमें भारत की रैंक क्या है? 71, जबकि 2024 में भारत की रैंक 63 थी। अगर हम 2025 के टॉप 5 देशों की बात करें तो उसमें स्वीडन पहले, फिनलैंड दूसरे, डेनमार्क तीसरे, नॉर्वे चौथे और स्विट्जरलैंड 5वें स्थान पर है। तो ये टॉप 5 आपको जरूर याद रखना है। वहीं अगर हम चाइना की बात करें तो चाइना 12वें स्थान पर है, अमेरिका 17वें स्थान पर है और कॉन्गो सबसे अंतिम स्थान पर है यानी 118वें स्थान पर है। चलिए दोस्तों, कुछ इंपॉर्टेंट इंडेक्स डिस्कस करते हैं जो कि 2025 में जारी किए गए हैं। जैसे अभी मानव विकास रिपोर्ट 2025 जारी की गई है UNDP के द्वारा। इसमें 193 देश शामिल थे। आइसलैंड पहले और भारत 130वें स्थान पर रहा है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025 जारी किया गया था रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा, जो कि फ्रांस का है। इसमें 180 देश शामिल थे। नॉर्वे पहले, भारत 151वें स्थान पर था। वैश्विक नेटवर्क तत्परता सूचकांक 2025 जारी किया गया था। इसमें 170 देश शामिल थे और भारत का स्थान था 36वां। 19वीं द वेल्थ रिपोर्ट 2025 नाइट फ्रैंक के द्वारा जारी की गई थी। अमेरिका पहले और भारत चौथे स्थान पर रहा है। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2024 को ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा जारी किया गया था। इसमें 180 देश शामिल थे। डेनमार्क पहले, भारत 96वें स्थान पर रहा है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 को ग्लोबल फायर पावर.com के द्वारा जारी किया गया था। 145 देश इसमें शामिल थे। अमेरिका पहले, भारत चौथे नंबर पर रहा है। हैनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 को जारी किया गया था हैनले एंड पार्टनर्स के द्वारा। 195 देश इसमें शामिल थे। सिंगापुर पहले, भारत 85वें स्थान पर रहा है। नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2024 जारी किया गया था पोर्टुलेंस इंस्टीट्यूट के द्वारा। 133 देश इसमें शामिल थे। अमेरिका पहले, भारत 49वें स्थान पर रहा है। जलवायु परिवर्तन सूचकांक 2025 को जर्मन बॉच के द्वारा लॉन्च किया गया था। 63 देश और यूरोपीय यूनियन इसमें शामिल था। डेनमार्क को चौथा स्थान मिला था, भारत को 10वां। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025 को सतत विकास समाधान नेटवर्क के द्वारा जारी किया गया था। 147 देश इसमें शामिल थे। फिनलैंड पहले और भारत 118वें नंबर पर रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? तो हर साल 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस या इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेट किया जाता है। दोस्तों, 2025 में इसका 11वां संस्करण आयोजित किया जा रहा है। थीम जरूर याद रखिएगा क्योंकि इसकी थीम 1-2 एग्जाम में पूछी गई है। तो थीम क्या है? योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ, यानी कि एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग। और भारत में जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर जो मुख्य आयोजन होगा ये विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में आयोजित होगा, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी जी भी शामिल होने वाले हैं। आपको ये भी याद रखना है कि जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है ये पहली बार 2015 में मनाया गया था और इसको मनाने का प्रस्ताव यानी कि इस दिवस को मनाने का UNGA में जो प्रस्ताव रखा गया था वो रखा गया था भारत के द्वारा। ठीक है, 2014 में फिर इसको संयुक्त राष्ट्र महासभा ने घोषित किया कि 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा। अच्छा, जून माह के प्रमुख दिवस एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस और वैश्विक अभिभावक दिवस मनाया जाता है। 5 जून को मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस। अच्छा, आपको क्या विश्व पर्यावरण दिवस की थीम याद है? अगर आपको थीम याद है तो वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। 8 जून को विश्व महासागर दिवस मनाया जाता है। 12 जून को विश्व बाल श्रम निषेध दिवस और विश्व रक्तदाता दिवस मनाया जाता है 14 जून को। 18 जून को गोवा क्रांति दिवस। 19 जून को विश्व सिकिल सेल जागरूकता दिवस मनाया जाता है। 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस और 21 जून को अभी हमने बताया ही है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। 23 जून को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस
29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस और 30 जून को विश्व क्षुद्र ग्रह दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रतिभा सेतु पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी यूपीएससी के द्वारा कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है? प्रतिभा सेतु पोर्टल लॉन्च किया गया है। तो यूपीएससी ने प्रतिभा सेतु नाम का एक नया पोर्टल लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य ये है कि उन उम्मीदवारों को नौकरी के अवसर देना है जो यूपीएससी की परीक्षा पास तो करते हैं लेकिन इंटरव्यू में सेलेक्ट नहीं हो पाते हैं। तो ऐसे अभ्यर्थियों के लिए उनको नौकरी देने के अवसर प्रदान करने के लिए ये पोर्टल लॉन्च किया गया है। तो इसमें क्या होगा कि जो निजी कंपनियां हैं और जो सरकारी संस्थाएं हैं वो इसमें अपना एक अकाउंट बनाएंगी और इसमें उन सभी अभ्यर्थियों की जानकारी होगी जो यूपीएससी के इंटरव्यू तक पहुंचे हैं लेकिन इंटरव्यू नहीं निकाल पाए हैं। क्योंकि जो व्यक्ति इंटरव्यू तक पहुंच जाता है उसमें कितनी योग्यता होगी कि वो यूपीएससी के इंटरव्यू तक पहुंच जाता है लेकिन किसी कारण वो सिलेक्ट नहीं हो पाता है। तो ऐसे अभ्यर्थियों को नौकरी देने के लिए एक पोर्टल लॉन्च किया गया है जिसका नाम है प्रतिभा सेतु। ठीक है, तो वहाँ पर जो निजी कंपनियां हैं, जो सरकारी संस्थाएं हैं, वो अपने हिसाब से उन अभ्यर्थियों को चुन सकती हैं, यानी कि उन्हें एक नौकरी का अवसर मिल सकता है। तो इसी के लिए यूपीएससी ने ये पोर्टल लॉन्च किया है। अच्छा, बात हुई है यहाँ पर यूपीएससी की। तो यूपीएससी की बात करें तो यह एक संवैधानिक निकाय है, यानी संविधान में इसका वर्णन है। अनुच्छेद 315 से 323 तक इसका वर्णन है। 1 अक्टूबर 1926 को इसकी स्थापना होती है। इसका मुख्य काम होता है भारत सरकार के लिए विभिन्न सेवाओं के अधिकारियों की भर्ती करना। वर्तमान में अध्यक्ष हैं इसके अजय कुमार। और दोस्तों, अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अध्यक्ष का कार्यकाल 6 साल का होता है या उसकी 65 साल की आयु तक होता है। जो भी पहले हो जाए वही उसका कार्यकाल माना जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत पहली बार किस टेनिस टूर्नामेंट के प्ले ऑफ की मेजबानी करेगा? आंसर हो जाएगा बिली जीन किंग कप। तो टेनिस का एक प्रसिद्ध टूर्नामेंट है जिसका नाम है बिली जीन किंग कप, जो कि महिलाओं की टेनिस से संबंधित है। तो इसका जो प्ले ऑफ का मैच है वो भारत में आयोजित किया जाएगा। तो ये पहला मौका है जब भारत बिली जीन किंग कप के किसी भी मैच की मेजबानी करने जा रहा है। ठीक है, तो ये जो मैच है यह 14 से 16 नवंबर 2025 तक आयोजित किया जाएगा SM कृष्णा टेनिस स्टेडियम बेंगलुरु में। ठीक है, तो इसको आप जरूर नोट करें। तो दोस्तों, ये जो बिली जीन किंग कप है इसमें भारत ग्रुप जी में शामिल है, जिसमें स्लोवेनिया और नीदरलैंड भी शामिल है। तो ये जो ग्रुप जी के मैच होंगे ये भारत में ही आयोजित किए जाएंगे। ठीक है, तो बिली जीन किंग कप के प्ले ऑफ की मेजबानी भारत पहली बार कर रहा है, इसलिए आपको इस क्वेश्चन को जरूर नोट करना है क्योंककि क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखिए, बिली जीन किंग कप की बात करें तो यह दुनिया का सबसे बड़ा महिला टीम टेनिस टूर्नामेंट है। इसकी शुरुआत 1963 में की गई थी, लेकिन जब इसकी शुरुआत की गई थी तब इसे फेड कप बोला जाता था। 2020 में इसका नाम बदल करके अमेरिका की जो महान टेनिस खिलाड़ी थी बिली जीन किंग, उनके नाम पर रखा गया है। दोस्तों, बिली जीन किंग कप सबसे ज़्यादा बार किसने जीता है? अमेरिका ने 18 बार और चेक गणराज्य ने 11 बार, ऑस्ट्रेलिया ने 7 बार। ठीक है, तो ये है सबसे ज़्यादा बिली जीन किंग कप जीतने वाली। अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, भारत और किस देश ने एक दूसरे की राजधानियों में उच्चायुक्तों यानी हाई कमिश्नर्स को बहाल करने पर सहमति जताई है? आंसर हो जाएगा इसका कनाडा। तो चलिए इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं। हुआ क्या था कि 2023 में कनाडा ने भारत पर खालिस्तानी अलगाववादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में शामिल होने का आरोप लगाया था। यानी कि कनाडा ने भारत पर ये आरोप लगाया कि जो हरदीप सिंह निज्जर की हत्या हुई है उसमें भारत शामिल था। ठीक है, इसके बाद दोनों देशों के बीच के जो रिश्ते थे वो बिगड़ गए और दोनों देशों ने एक दूसरे के देश में जो हाई कमिश्नर थे उनको बाहर निकाल दिया। कनाडा ने भारत के और भारत ने कनाडा के जो हाई कमिश्नर थे उनको बाहर कर दिया। इसके बाद दोनों देशों के बीच जो रिश्ते थे उसमें खटास आ गई। अब जाकर के 2025 में ये रिश्ते सुधरते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि कनाडा के जो नए प्रधानमंत्री बने हैं मार्क कार्नी, उन्होंने G7 समिट आयोजित किया है अभी। तो उसमें प्रधानमंत्री मोदी जी को भी बुलाया, उनसे बातचीत की और इसी बातचीत के दौरान, इसी मुलाकात के दौरान ये फैसला भी हुआ है कि अब दोनों देशों की राजधानियों में फिर से हाई कमिश्नर नियुक्त किए जाएंगे। तो ये पूरा मामला है। आशा करते हैं कि आप ये समझ गए होंगे। कनाडा की बात करते हैं तो कनाडा की जो कैपिटल है वो है ओटावा। कैनेडियन डॉलर यहाँ की करेंसी है और प्रधानमंत्री हैं मार्क कार्नी, यहाँ पर आप देख सकते हैं उन्हें।
क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा देश है कनाडा। और दुनिया में सबसे लंबी कोस्ट लाइन वाला जो देश है वो कौन है? कनाडा। यहाँ पर कुछ प्रमुख झीलें हैं, जैसे सुपीरियर झील है, हुरे झील है, ग्रेट स्लैब झील है, एरी झील है। ये सभी झीलें जो हैं वो कनाडा में स्थित हैं। इसके पड़ोसी देशों में कौन है? यूनाइटेड स्टेट है, और यहाँ पर इसकी सीमा ग्रीनलैंड से भी लगती है। अगला क्वेश्चन है, गूगल का पहला एशिया पैसिफिक हब कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो यह हैदराबाद में स्थापित किया जाएगा। तो दोस्तों, हैदराबाद तेलंगाना में गूगल का पहला एशिया पैसिफिक हब स्थापित होने जा रहा है, और इस सेंटर का नाम होगा गूगल सेफ्टी इंजीनियरिंग सेंटर इंडिया। और दोस्तों, इसका उद्देश्य क्या है? तो ऑनलाइन धोखाधड़ी से सुरक्षा, सरकारी और निजी संस्थाओं की साइबर सुरक्षा को मजबूत करना, और जिम्मेदार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का डेवलपमेंट करना। ठीक है, तो ये सभी काम किए जाएंगे इस हब में। बात करते हैं गूगल की। तो दोस्तों, गूगल की स्थापना 4 सितंबर 1998 को हुई थी। संस्थापक हैं इसके लैरी पेज और सर्गेई ब्रिन, और मुख्यालय कहाँ है इसका? कैलिफोर्निया, अमेरिका में। और दुनिया का सबसे लोकप्रिय सर्च इंजन माना जाता है गूगल। गूगल के वर्तमान में सीईओ कौन है? सुंदर पिचई है। उत्तर प्रदेश में संकटग्रस्त वन्य जीवों के संरक्षण के लिए दुधवा राष्ट्रीय उद्यान में कितने नए रिहैबिलिटेशन सेंटर बनेंगे? आंसर हो जाएगा इसका 2। ठीक है, तो देखिए, उत्तर प्रदेश में संकटग्रस्त वन्य जीवों के संरक्षण के लिए जो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है उसमें 2 नए रिहैबिलिटेशन सेंटर बनाए जाएंगे। दोस्तों, ये जो रिहैबिलिटेशन सेंटर होते हैं ये क्या होते हैं? चलिए इसको समझ लेते हैं। तो यह एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर घायल, बीमार या संकट में आए हुए जीव का इलाज किया जाता है, उसकी देखभाल की जाती है, और फिर से प्राकृतिक जीवन में लौटने की उसकी तैयारी की जाती है। यानी कि हम ये बोल सकते हैं कि जो रिहैबिलिटेशन सेंटर होता है, यहाँ पर जानवरों का इलाज किया जाता है, देखभाल की जाती है, जिससे वो फिर से प्राकृतिक जीवन में लौट सकें, यानी वो जंगल में फिर से लौट सकें। तो देखिए, जो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है, यहाँ पर जो गैंडे हैं और अन्य जो जीव हैं उनको संरक्षित करने के लिए, उनको फिर से प्राकृतिक आवास में भेजने के लिए व्यवस्था की जाएगी। उन्हें एक ऐसा माहौल दिया जाएगा जिससे वो जंगल में फिर से लौट सकें। दोस्तों, ये जो सेंटर बनाए जा रहे हैं, इनका उद्देश्य ये भी है कि जो अवैध शिकार है और जो अंगों का व्यापार होता है उस पर भी निगरानी रखी जाए। देखिए, दुधवा नेशनल पार्क के बारे में आपको ये याद रखना है कि ये उत्तर प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, और यह उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में भारत नेपाल की सीमा पर स्थित है। 1977 में इसे राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। 1987 में किशनपुर वन्यजीव विहार को मिला करके ये दुधवा टाइगर रिजर्व भी बना था। ये राष्ट्रीय उद्यान भी है और टाइगर रिजर्व भी है। यहाँ से कुछ नदियाँ होकर बहती हैं, जिसमें सुहेली है, शारदा है, घाघरा, ये सभी नदियाँ यहाँ से होकर के बहती हैं। बारहसिंगा यानी दलदली हिरण का सबसे बड़ा प्राकृतिक आवास माना जाता है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। उत्तर प्रदेश की बात हुई है तो इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स भी डिस्कस करते हैं जो हाल फिलहाल में चर्चा में रहे हैं। कानपुर में घाटमपुर ताप विद्युत परियोजना का उद्घाटन किया गया है। जवाहर ताप विद्युत परियोजना का उद्घाटन उत्तर प्रदेश के एटा जिले के मलावन गांव में किया गया है। उत्तर प्रदेश में इको टूरिज्म बढ़ाने के लिए बफर से सफर योजना शुरू की गई है। भारत का 6वां सेमीकंडक्टर प्लांट उत्तर प्रदेश के जेवर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के पास बनाया जाएगा। भारत की पहली विस्टाडोम जंगल सफारी ट्रेन उत्तर प्रदेश में शुरू की गई है। उत्तर प्रदेश ने विश्व बैंक के साथ मिलकर यूपी एग्रीज AI प्रज्ञा पहल शुरू की है। उत्तर प्रदेश की जो पहली डबल डेकर इलेक्ट्रिक बस है उसका शुभारंभ कहाँ से हुआ है? लखनऊ से। ठीक है, तो ये कुछ करंट अफेयर्स हैं यूपी से रिलेटेड, नोट कर सकते हैं आप इन्हें। अगला क्वेश्चन है, सबसे तेज बिजली उत्पादन के मामले में भारत दुनिया का कौन सा देश बन गया है? तो भारत दुनिया का तीसरा देश बन गया है जो सबसे तेज बिजली का उत्पादन कर रहा है। भारत के पहले केवल चाइना और अमेरिका है। देखिए, 2024 की अगर हम बात करें तो बिजली क्षेत्र में 83% जो निवेश हुआ है वो स्वच्छ ऊर्जा परियोजनाओं में हुआ है, यानी कि जो सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, इन सभी क्षेत्रों में 83% निवेश हुआ है। बिजली के क्षेत्र में सोलर एनर्जी पर सबसे ज़्यादा निवेश हुआ है 2024 में। देखिए, भारत में जो बिजली का प्रोडक्शन है ये क्यों बढ़ा है? तो इसका उद्देश्य है शहरीकरण और औद्योगिकीकरण में तेजी, घरों में AC और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का बढ़ता उपयोग, औद्योगिक क्षेत्रों की ऊर्जा जरूरतें बढ़ना।
इसलिए भारत में बिजली का प्रोडक्शन बढ़ रहा है क्योंकि उसकी मांग बहुत अधिक हो रही है। ठीक है, जब मांग अधिक होगी तो प्रोडक्शन भी बढ़ेगा। दोस्तों, महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं। तो स्काई ट्रैक्स अवार्ड 2025 में दुनिया की सर्वश्रेष्ठ कम लागत वाली एयरलाइनों की सूची में इंडिगो को कौन सा स्थान मिला है? तीसरा। और इसी अवार्ड में जो कतर एयरवेज है वो दुनिया की सर्वश्रेष्ठ एयरलाइन बनी है। सिपरी रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत में जो परमाणु हथियार हैं वो हैं 180। WEF जेंडर गैप इंडेक्स 2025 में भारत 131वें स्थान पर है, जबकि आइसलैंड पहले स्थान पर है। निर्माणाधीन डेटा सेंटर क्षमता में मुंबई को विश्व स्तर पर 6वां स्थान मिला है, जबकि पहले स्थान पर अमेरिका का वर्जीनिया शहर था। अगला क्वेश्चन है, डसॉल्ट एविएशन का फाल्कन 2000 बिजनेस एग्जीक्यूटिव जेट भारत में कहाँ बनाया जाएगा? तो ये नागपुर महाराष्ट्र में बनाया जाएगा। देखिए, फ्रांस की एक कंपनी है जिसका नाम है डसॉल्ट एविएशन। तो ये एक जेट बनाती है जिसका नाम है फाल्कन 2000 बिजनेस एग्जीक्यूटिव जेट। तो ये पहले फ्रांस में बनते थे, लेकिन अब इन्हें भारत में भी बनाया जाएगा। तो ये भारत के लिए बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है। दोस्तों, ये कहाँ पर बनाए जाएंगे? तो महाराष्ट्र के नागपुर में स्थित मिहान विशेष आर्थिक क्षेत्र में बनाए जाएंगे। इसका निर्माण कौन करेगा? डसॉल्ट रिलायंस एविएशन लिमिटेड। तो देखिए, जो डसॉल्ट कंपनी है और भारत की जो रिलायंस कंपनी है, ये दोनों मिलकर के ये जेट बनाने वाली हैं। ठीक है, पहली बार फ्रांस के बाहर फाल्कन 2000। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार ने सिकिल सेल रोग की नई दवा विकसित करने के लिए कितनी राशि का पुरस्कार देने की घोषणा की है? आंसर हो जाएगा 10 करोड़। यानी कि जो भी कंपनी या जो भी संस्था ये जो सिकिल सेल रोग है उसकी दवा बनाएगा तो उसको 10 करोड़ रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा। इस पुरस्कार का नाम भी रखा गया है बिरसा मुंडा पुरस्कार। क्या नाम रखा गया है? बिरसा मुंडा पुरस्कार। ठीक है, तो इस पुरस्कार को आप नोट कर सकते हैं। देखिए, भारत सरकार का लक्ष्य ये है कि 2047 तक सिकिल सेल एनीमिया जो रोग है उसको खत्म किया जाए। तो उसके लिए भारत सरकार ये चाह रही है कि उसकी जो दवा है उसको डेवलप किया जाए। अभी भी दवा है लेकिन वो उतनी कारगर दवा नहीं है। तो अब भारत ये चाह रहा है कि सिकिल सेल रोग की नई दवा विकसित की जाए, इससे लोगों को प्रोत्साहित किया जाए। तो इसके लिए एक पुरस्कार दिया जाए जिसकी राशि रखी गई है 10 करोड़ रुपए। अब बात हो रही है यहाँ पर सिकिल सेल रोग की। तो यह एक आनुवांशिक रक्त विकार है, यानी कि हमारे ब्लड में होता है ये। इसमें क्या होता है कि जो हमारी आरबीसी होती है वो इस प्रकार से हंसिए के आकार की बन जाती है, यानी एक सिकिल के आकार की बन जाती है। जो स्वस्थ हमारी आरबीसी होती है वो इस प्रकार से गोल होती हैं। ठीक है, लेकिन जब कोई सिकिल सेल से पीड़ित हो जाता है तो उसकी जो आरबीसी है वो इस प्रकार से हो जाती हैं, हंसिए के आकार की हो जाती हैं और कठोर हो जाती है, चिपचिपी हो जाती हैं। और इसके कारण होता क्या है कि लोगों में खून की कमी बन जाती है और कई लोगों की इसमें मृत्यु भी हो जाती है। तो ये जो रोग है वो ज़्यादातर आदिवासी समुदाय में फैला हुआ है, जैसे झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। यहाँ पर जो आदिवासी समुदाय है उसमें काफ़ी अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो इस रोग को खत्म करना है भारत सरकार को, इसीलिए इस पुरस्कार की घोषणा की गई है। तो दोस्तों, ये थे आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। आप स्टडी करके ऐप को इंस्टॉल कर लें, वहाँ पर आपको मंथली करंट अफेयर्स की बुक मिल जाएगी, तो इसको प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा जो कोर्स एंड पीडीएफ वाला ऑप्शन है, यहाँ पर आपको राजा गुप्ता सर का जो अर्जुन जी एस फाउंडेशन बैच है ये मिल जाएगा, तो इसको ज्वाइन कर लें। इसके लिए कूपन कोड यूज करें समर 600। इसके जनरल नॉलेज के पिटारे में हम भारत में प्रथम डिस्कस करेंगे। तो भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर है अप्सरा और प्रथम परमाणु पनडुब्बी है INS चक्र, प्रथम पनडुब्बी है INS कावेरी, प्रथम विमान वाहक पोत है INS विक्रांत। भारत का प्रथम मध्यम दूरी वाला मिसाइल है अग्नि, प्रथम प्रक्षेपास्त्र है पृथ्वी, प्रथम आणविक केंद्र है तारापुर, प्रथम खुला विश्वविद्यालय है आंध्र प्रदेश खुला विश्वविद्यालय, प्रथम एशियाई खेलों का आयोजन 1951 में दिल्ली में हुआ था और प्रथम विश्वविद्यालय कौन है? नालंदा विश्वविद्यालय। दोस्तों, कल के करंट अफेयर्स में आपसे पूछा गया था कि जो रविन्द्रनाथ टैगोर हैं उन्हें कौन सा पुरस्कार मिला था, जो आपको ऑप्शन दिए गए थे। तो उसमें आंसर हो जाएगा नोबेल प्राइज़। तो उन्हें 1913 में मिला था गीतांजलि के लिए। तो लगभग सभी लोगों ने इसका आंसर नोबेल प्राइज़ बताया हुआ है। और आज आपके लिए क्वेश्चन है, आरबीआई के वर्तमान गवर्नर कौन है? तो जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अब आपको ये बताना है कि आरबीआई की स्थापना कब हुई थी, आरबीआई के पहले गवर्नर कौन है, आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था,
ठीक है, आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर कौन है, ठीक है। तो इन सभी के आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अच्छा, आरबीआई का हेडक्वार्टर भी आपको बताना है। आप ऐप को इंस्टॉल कर लें तो यहाँ पर मंथली करेंट अफेयर्स, ईयरली करेंट अफेयर्स, हाफ ईयरली करेंट अफेयर्स की ई बुक ये आपको मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें जिसका नाम है स्टडी कर ऑफिशियल। इसके अलावा दोस्तों आपको ऐप पर जीके जीएस की ये सभी ई बुक मिल जाएंगी, तो इनको प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा ऐप पर जो टेस्ट पास वाला ऑप्शन है वहाँ पर आपको डेली करेंट अफेयर्स का टेस्ट मिल जाएगा, और टेस्ट पास वाले ऑप्शन पर आपको हर एक एग्ज़ाम के लिए 4000 से अधिक टेस्ट मिलेंगे, तो इन सभी को आप प्राप्त कर सकते हैं।